गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी। तो अभी ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दिया है एक इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया में इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और ख़ास करके लॉकडाउन के टाइम पे वो कैसे ज़्यादा बढ़ी है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में जो बिलियनियर्स हैं उनकी 35% ऑफ वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हुई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन रुपीज़ उनकी जो है वेल्थ में इंक्रीज़ हुआ है। वो कह रहे हैं कि टॉप 100 बिलियनर्स ने इतना पैसा कमाया है लॉकडाउन के टाइम पे कि वो हमारे जो 138 मिलियन पुअरेस्ट इंडियंस हैं उनको, हर एक पुअरेस्ट इंडियन को वो 94,000 रुपीज़ का चेक दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपैरिजंस करके दिखाए हुए हैं कि टॉप 11 बिलियनर्स जो हैं वो हमारे मनरेगा का और हेल्थ मिनिस्ट्री का अगले 10 साल तक का बजट जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिकली हमारी मीडिया को भी बहुत ज़्यादा इनसे फैंसी रहता है। मुकेश अंबानी जी जो हमारे रिलायंस फाउंडेशन के हैं चेयरमैन, तो उन्होंने हर घंटे 90 करोड़ रुपए जो है वो पेंडेमिक में कमाए हैं। तो वो उसमें लिखा है कि व्हेन अराउंड जब हमारे 24% के करीब जो लोग हैं वो 3,000 रुपये महीना से कम पे जी रहे थे, तो मुकेश अंबानी जी जो थे उस टाइम पर उन्होंने 90 करोड़ रुपए पर आर जो है वो कमाया है। ठीक है, इसमें लिखा है कि ऐसे और सारे कंपैरिजंस दिए हुए हैं कि कितना ज़्यादा जो वेल्थ इंक्रीज़ हुआ है। फिर उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक वन टाइम कोविड-19 सेस भी लेके आना चाहिए। 4% हो जो हमारी टैक्सेबल इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो उस पर 4% एक तरह से कोविड-19 सेस लेके आना चाहिए, ताकि जो है इनकम इनक्वालिटी को कम किया जा सके। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 954 रिचेस्ट फैमिलीज़ जो हैं इंडिया की, उनके ऊपर अगर वेल्थ टैक्स लेके लगाया जाए तो उससे ऑलमोस्ट 1% ऑफ जो जीडीपी जो है उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर वो जो बैड साइड है कि जो गरीब और गरीब होता जा रहा है उसके बारे में भी कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए उन्होंने। उन्होंने बोला है कि जो पुअरेस्ट 20% है जो हमारे इंडिया के, उसमें उनके पास सिर्फ 6% ऑफ जो रिसोर्सेज हैं हमारे देश के। ठीक है, और 93% ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे देश के वो टॉप 20% लोगों के पास हैं। ठीक है, फिर वो और कह रहे हैं कि 40% ऑफ टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल की हैं वो कह रही हैं कि 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल वापस नहीं आ पाएंगे जब स्कूल खुलेंगे। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 18% थी पहले विमेन के केस में, लॉकडाउन से पहले 18% में प्लस 15% और इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, मतलब 18% का 15% और इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है ऑक्सफाम इंटरनेशनल, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सफाम इंटरनेशनल एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एनजीओज़ है जो कि 1995 में फॉर्म किया गया था। इसने इस ग्रुप ने जो है वो फूड सप्लाईज़ जो है विमेन और चिल्ड्रन की, जब ग्रीस में वॉर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे जो है वो कैंपेन किया था। और ऑक्सफोर्ड की एक कमेटी थी, ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ, जो कि ब्रिटेन में फाउंड हुई थी 1942 में। वो कमेटी ने जो है जो ग्रीस में जो कैंपेन किया था ये विमेन को और चिल्ड्रन को फूड सप्लाईज देने के लिए, यही जो ग्रुप है वो बाद में जाके ऑक्सफैम बन गया है। ठीक है, तो ये 1995 में इसका नाम हो गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। अब ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? नायरोबी में, केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हर्ड इम्यूनिटी। तो अभी रिसेंटली 5th राउंड ऑफ सीरो सर्वे हुआ है अभी दिल्ली में, और उसमें पता लगा है कि कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है सैम्पल पॉपुलेशन जो है उसमें, और उनका कम से कम 50 से 60% जो लोग हैं वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली इज़ ऑन द कस्प ऑफ अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो थोड़ा सा देखते हैं। अब जब बहुत सारे लोगों को वायरस जो है वो अफेक्ट कर जाता है, तो उनके बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वो लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। ठीक है, जब समझ लो कि अगर 50% या 60% लोगों के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ आ गई, तो जिन लोगों के बीच में नहीं आई है और जिन लोगों को अभी कोरोना है, तो उनके बीच में ये 50 to 60% लोग ऐसे स्प्रेड हुए होंगे कि जो इन्फेक्टेड पीपल से जो अनअफेक्टेड पीपल हैं उनमें ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी यही काम करती है। तो इसी हर्ड इम्यूनिटी को ही हमको टारगेट करके
के हमको वैक्सीनेशन भी करनी पड़ती है। इस केस में, कोरोना के केस में, हमको वैक्सीनेशन 60% के करीब लोगों की करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ऑलरेडी ये हर्ड इम्यूनिटी विल कम इनटू पिक्चर, और जो कोरोना है वो हमारे उससे इरेडिकेट हो जाएगा सोसाइटी से। अब ये क्यों अपोज क्यों किया जा रहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है ये अपोज क्यों किया जा रहा है? हर्ड इम्यूनिटी को कहा जा रहा है कि 60 से 70% पॉपुलेशन जो है उसको एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इन्फेक्ट करनी चाहिए, तब जाके जो है आई मीन 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो अभी दिल्ली में जो है एक तरह से एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में पाई गई हैं। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना ज़रूरी है, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो जो ये 60 to 70% तक पहुंचना, और वो भी अभी सिर्फ दिल्ली में ही हुआ है, बाकी कंट्रीज़, बाकी जो सिटीज़ है वहाँ तो नहीं हुआ है अभी, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है वायरस। तो क्या है कि उससे ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अब सोचो कि अभी 50 to 60% पे पहुँचे हैं, तब हमने दिल्ली में इतने केसेस देखे हैं, मॉर्टेलिटी रेट्स भी देखे हैं, और फिर भी इतनी ज़्यादा बीमारियां देखी हैं। एक तरह से जो हमारे वहाँ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया था ऑलमोस्ट। तो इसको इसीलिए अपोज किया जा रहा है कि आप नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप वैक्सीनेशन से जो है वो हर्ड इम्यूनिटी लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको अपोज ये किया जा रहा है कि नेचुरली हम हर्ड इम्यूनिटी मत लाएं। ठीक है, हम वैक्सीनेशन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी लाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हम ये वेट करें कि कोई बात नहीं इस वायरस को फैलने दो, अपने आप हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, तो उसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताया है। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे मीज़ल्स है, उसमें 95% ऑफ पीपल जो है उनकी बॉडी में भी अगर इम्यूनिटी या एंटीबॉडी आ जाए तो भी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। लेकिन ऑफ कोर्स जो सार्स कोविड है उसके केस में उन्होंने बोला है कि 60 to 70% ऑफ पीपल इफ़ दे गेट दिस कोरोना वायरस एंड दे डेवलप दिस इम्यूनिटी, दे विल बी एबल टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके बारे में देखा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव कब होती है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नेचर एक मैगजीन है उसमें पब्लिकेशन में लिखा है कि हर्ड इम्यूनिटी तब अचीव होती है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो एक से कम लोगों को इन्फेक्ट करे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 100 लोग अगर इन्फेक्टेड है तो समझ लो कि वो सिर्फ 50 और लोगों को इन्फेक्ट करे। ठीक है, तो जब मतलब 100 की जो रेशियो है हमारी वो 1:1 नहीं है, 1:1 से जो है वो कम है। तो जब ये रेशियो अचीव हो जाएगी तब हमारी जो है सोसाइटी में एक तरह से जो है वो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फ्लू पेंडेमिक्स के केस में कहा जाता है कि 2 से 3 वेव्स आती हैं इनकी। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो ये वायरस होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो एंडेमिक स्टेज पे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अभी कहा जा रहा है कि अभी कंफर्मेशन अभी नहीं है हमारे को, इतनी ज़्यादा हमने अभी रिसर्च नहीं किया है कि री इन्फेक्शन का खतरा है या नहीं। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है जो जिनको हो चुका है कोरोना तो उनको दोबारा होने के चांसेस हैं या नहीं, इसके ऊपर भी अभी कोई खास रिसर्च नहीं आई है। और ये भी नहीं पता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो कितनी देर तक एक इन्फेक्टेड पेशेंट के बॉडी में रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा K2 पीक। तो रिसेंटली अभी ग्रुप ऑफ नेपाल के जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने फर्स्ट क्लाइंबर्स बने हैं वो, जिन्होंने K2 पीक को विंटर में जो है एक तरह से क्लाइंब किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड बना है कि सर्दी में कभी भी कोई K2 पीक पे नहीं चढ़ पाया है, लेकिन ये नेपाल के माउंटेनियर्स जो हैं वो K2 पीक को एक तरह से क्लाइंब कर गए हैं विंटर्स में। तो K2 के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में आफ्टर माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में के और चाइना के जो है उसके बीच में ये लोकेटेड है K2। ठीक है, और सिर्फ 6 बार ट्राई किया गया है कि सर्दी में इस पर चढ़ा जाए, K2 पीक को क्लाइंब किया जाए, और हर बार जो है वो एफर्ट जो है वो फेलियर में एंड हुआ है। लेकिन दिस टाइम नेपाली माउंटेनियर्स दे हैव बिकम द फर्स्ट क्लाइंबर्स टू स्केल द पीक K2 पीक इन विंटर। ठीक है, because of this fierce winds and all that and forbidding temperatures in winter, K2 को जो है वो सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, और K2 जो है वो इतना एक तरह से ख़तरनाक है बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट एंड ऑल। सिर्फ
400 से भी कम जो है लोग वो आज तक इस पीक पर पहुंच पाए हैं, और उससे ज़्यादा लोग तो एक तरह से आउटर स्पेस में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कंपैरिजन करके दिखाया कि आउटर स्पेस में ज़्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन उससे भी कम जो लोग हैं वो K2 पीक पर पहुंच पाए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ और नेपाली माउंटेनियर्स हु हैव रीच्ड K2 पीक इन विंटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैलेंट्री अवार्ड्स। तो हमारे कर्नल जो संतोष बाबू जी थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के गलवान वैली क्लैश के टाइम पे, उनको महावीर चक्र अवार्ड किया गया पोस्टह्यूमसली, और 5 अदर पर्सोनल जो उस टाइम पर डिप्लॉयड थे उनको वीर चक्र जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो अब अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। ये फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे कि जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो है, इनको 26 जनवरी 1950 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो अवार्ड दिए गए थे। मतलब अवार्ड अनाउंस 1950 में किए गए थे, लेकिन इनका इफेक्ट जो है वो 15 अगस्त 1947 से माना गया था। ठीक है, इन अवार्ड्स को ट्वाइस अ ईयर जो है वो अनाउंस किया जाता है, पहला तो रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे, 2 टाइम पर। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इन अवार्ड्स का, पहले परमवीर चक्र सबसे ज़्यादा जो है वो मान्य है, फिर दूसरा अशोक चक्र, तीसरा महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अब ये डिफरेंट क्लास ऑफ अवार्ड्स हैं। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3। ठीक है, इनको 1952 में लाया गया है, और इनका भी इफेक्ट जो है वो 15 अगस्त 1947 से ही माना गया है। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये अवार्ड जो हैं अनाउंस किए जाते हैं। जो हर साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिकमेंडेशंस इनवाइट करती है आर्म्ड फोर्सेस से और होम मिनिस्ट्री से कि गैलेंट्री अवार्ड हमें देने हैं, तो आप जो है रिकमेंडेशंस दो। तो होम मिनिस्ट्री जो है सिविलियन सिटीजन्स में अगर किसी ने गैलेंट्री दिखाई हो तो उसके लिए जो अवार्ड्स अनाउंस करने हैं वो होम मिनिस्ट्री नाम देती है उसके लिए। ठीक है, और जो डिफेंस फोर्सेस के लिए है वो तो आपको पता ही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ही नाम देगी। ठीक है, तो एक सेंट्रल ऑनर्स एंड अवार्ड्स कमेटी है जिसमें रक्षा मंत्री और तीन हमारे डिफेंस चीफ्स और डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं। उनको ये रिकमेंडेशंस जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और जो होम मिनिस्ट्री देती है उसके ऊपर विचार किया जाता है, और जो है फिर उसके बाद जो है वो कमेटी जो है अवार्ड्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर देती है कि इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सिविलियन नाम भी रिकमेंड किया गया है तो फिर होम सेक्रेटरी भी उस कमेटी में शामिल हो जाते हैं होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर वो कमेटी का मेंबर बन जाते हैं वो भी, और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम रिकमेंड किए जाते हैं, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नाम जो है वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर MCQs कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।